हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्नीता। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पेस्टिसाइड के पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर चुके हैं बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे कि डेफिनेशन क्या हो गया, हिस्ट्री क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये कैसे फंक्शन करता है, पेस्टिसाइड कैसे वर्क करता है, बेनिफिट के बारे में कुछ पढ़े थे और हार्मफुल इफेक्ट के बारे में पढ़े थे। लेकिन आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है यूसेज पैटर्न इन इंडिया। किस तरह से इंडिया में यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इंडिया की प्रोडक्शन कैसी है। देन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे इसके बारे में। कुछ अल्टरनेटिव टू पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड के अल्टरनेटिव में हम क्या यूज़ कर सकते हैं जो कि नेचुरल होगा। एनवायरनमेंट जो जो हमने उसकी हार्मफुल इफेक्ट पड़े थे उसको करेक्ट किया जा सकता है। कौन सी चीज़ें यूज़ करने के बाद, मतलब अल्टरनेटिव यूज़ करने से क्या इसका फ़ायदा होगा, ये हम देखेंगे। इश्यूज रिलेटेड टू पेस्टिसाइड यूज़, पेस्टिसाइड यूज़ करने से क्या 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 चैलेंजेस और इश्यूज आ रहे हैं, और इंसेक्टिसाइड ऑर्डर बैनिंग में और वे फॉरवर्ड, ये सब टॉपिक हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर यूसेज पैटर्न की बात करें हम, तो देख सकते हैं आप, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। जितने सारे मैन्युफैक्चर होते हैं वर्ल्ड में, उसमें सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में। फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, जितने सारे एक्सपोर्ट होते हैं दुनिया में उसमें फिफ्थ लार्जेस्ट होता है इंडिया। आफ्टर चाइना, चाइना टॉप नंबर पर है, सेकेंड में यूएसए, थर्ड में जर्मनी एंड फोर्थ में फ्रांस। अकाउंट्स ओनली 1% ऑफ ग्लोबल पेस्टिसाइड कंजप्शन। वर्ल्ड में जितना कंजप्शन होता है उससे 1% ओनली इंडिया कंजर्व करता है। ठीक है, देख सकते हैं आप। लार्जेस्ट पोर्शन कंजप्शन फ्रॉम इंसेक्टिसाइड फॉलोड बाय फंजीसाइड। मतलब जितने सारे हमारे, आपने देखा है क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा पेस्टिसाइड को किस तरह से डिवाइड किया है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फिर मॉलिसाइड, इस तरह से इंसेक्टिसाइड जितने सारे पेस्ट को वो मारता है उसी हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया है। तो जितने सारे पेस्टिसाइड्स हैं उसमें 75% जो पेस्टिसाइड है वो है इंसेक्टिसाइड कैटेगरी से। उसके बाद 12% होता है फंजीसाइड जो फंजी को मारता है, और 10% ओनली हर्बिसाइड से यूज होता है। ठीक है। नियरली 9 लाख टन ऑफ एग्रोकेमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड एनुअली। देख सकते हैं आप, ओवर 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड एवरी ईयर। जितना प्रोडक्शन होता है 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में जाता है। टॉप 2 क्रॉप अगर हम देखें जहाँ पे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज होते हैं वो होता है पैडी एंड कटन। पैडी 26 से 28% यूज होता है, एंड कटन में 18 to 20% यूज होता है। टॉप कंज्यूमर ऑफ पेस्टिसाइड अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा यूज़ करता है 24%। 8 states account for over 70% यूजर्स ऑफ एग्रोकेमिकल्स इन इंडिया। 8 states हमारे इंडिया के हैं जो कि जितने सारे केमिकल्स यूज होते हैं 70% यूज होते हैं इन्हीं 8 states में, जो कि है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु एंड हरियाणा। यूएसए में लार्ज पेस्टिसाइड मार्केट है इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर 18% ऑफ द कंजप्शन वर्ल्ड वाइड। यूएसए सबसे ज़्यादा कंजप्शन करता है, उसमें 18% कंजप्शन होता है, और लार्जेस्ट पेस्टिसाइड मार्केट है यूएस में। ठीक है। यूसेज पैटर्न के बाद कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो कि पेस्टिसाइड रिलेटेड। पेस्टिसाइड रेगुलेटेड होता है हमारे इंडिया में इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में 8 के अनुसार, और इंसेक्टिसाइड रूल्स 1971 के अनुसार। यूनियन कैबिनेट किया है रिसेंटली अप्रूव किया है पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020। ठीक है। पेस्ट इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 वॉज बॉट विथ ए व्यू ऑफ रेगुलेटिंग। मतलब ये जो एक्ट है 1968 ये आया था रेगुलेट करने के लिए, इंपोर्ट को
manufacture, sale, transport, distribution and use of insecticide and pesticide in order to prevent risk to human beings and animals। जितने सारे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं वो ह्यूमन बींग को किस तरह से, ह्यूमन बींग, एनिमल्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इसके ऊपर इसका रिस्क फैक्टर क्या है, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये सब चीज़ें आया था। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के बाद जब हमारे भारत इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ रही थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, पास में प्रोडक्शन इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे, तभी ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ MS स्वामीनाथन के द्वारा, और उनको फादर ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र की यूज़ बहुत ही बढ़ जाता है, जिसके वजह से खाने की मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ग्रोथ ज़्यादा होता है, अच्छी तरीके से खाना मिलता है। तो इसी वजह से पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र की यूज़ तभी से ज़्यादा होने लगता है। इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेस्टिसाइड इन द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय डाटाबेस रिसर्च एंड मार्केट, इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट होता है $197 बिलियन की इन 2018 में। टोटल एज पर हेक्टर कंजप्शन ऑफ पेस्टिसाइड इन इंडिया शोज सिग्निफिकेंट इंक्रीज आफ्टर 2009-10। 2009-10 के बाद हेक्टर के पीछा जो होता है कंजप्शन रेट पेस्टिसाइड की, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है। As the cost of manual weed control has risen due to an increase in agricultural wages। देख आप लोगों को पता है आजकल बहुत सारे स्कीम्स डेवलप हुई हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को ना काम करना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि उनको और डिफरेंट स्कीम से पैसे मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे एक स्टेट हो गया उड़ीसा, जहाँ पे 2 रुपये में चावल मिल जाता है, बहुत सारे सीरियल्स वगैरह मिल जाता है, पल्सेस मिल जाता है, जिसकी वजह से ना लोगों को काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होती। जो गांव के पुअर लोग होते हैं वो ज़्यादा काम करने नहीं जाते, जिसकी वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर वेजेस बढ़ जाता है। और इसको कम करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हर्बिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड को यूज़ करना पड़ता है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज होना बढ़ गए हैं इंडिया में। अब हम देखेंगे एक पॉइंट जो है अल्टरनेटिव टू पेस्टिसाइड। अल्टरनेटिव टू पेस्टिसाइड हमने क्यों सोचा, क्योंकि आपने पढ़ा पार्ट 1 में बेनिफिट्स, इसका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। बेनिफिट से ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है पेस्टिसाइड की, क्योंकि एनिमल के ऊपर जो भी इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म, आजकल आप लोग देखेंगे शॉर्ट टर्म से ज़्यादा लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही तकलीफ देने वाला इफेक्ट होता है। एनवायरनमेंट भी बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसकी वजह से हमें अल्टरनेटिव को ढूंढना पड़ता है। अल्टरनेटिव से हम देख सकते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा अल्टरनेटिव है, क्योंकि ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें इफेक्टिव एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव अप्रोच है, जिसमें एनवायरमेंटल को पहले ध्यान में रखा जाता है कि एनवायरमेंट के ऊपर कोई भी बैड इम्पैक्ट ना आए, और उसके साथ हेल्थ के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये क्या करता है, रिलाई करता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन सेंस प्रैक्टिसेस। कॉमन सेंस मतलब जो प्रैक्टिसेस बहुत सालों से हमारे एंसेस्टर्स यूज़ करते आ रहे हैं, एक कॉमन एरिया में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, तो वो सब कॉमन प्रैक्टिसेस को, कल्चरल प्रैक्टिसेस को रिलाई करके ये सारा चीज़ें बनाया गया है। ये क्या करता है, करेंट जो सब अप्रोच है, कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन जितने सारे हैं, पेस्ट की लाइफ साइकिल, पेस्ट के कौन कौन सी लाइफ साइकिल देखिए एक पेस्ट गुजरता है, कौन सी लाइफ साइकिल में अगर हम उसको रोक देते हैं तो आगे वो नहीं बढ़ पाता और हार्म नहीं पहुंचा पाता प्लांट को। ये सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इंटरेक्शन करके एनवायरनमेंट के साथ ये काम करवाया जाता है। ये कौन कौन सी चीज़ों पे इंक्लूड होता है, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी की टॉलरेंट वेराइटी हम यूज़ कर सकते हैं, यूज ऑफ पैरासाइट्स यूज़ कर सकते हैं, समर प्लाविंग करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेट प्लांटिंग, क्वारंटाइन मेजर्स, ये सब यूज़ करके हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड भी होता है, उसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में ये भी इंक्लूड होता है, जिसमें हम कुछ लिविंग बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, और जिसको नेचुरल इनमीज भी कहा जाता है पेस्ट कंट्रोल के लिए। ये 3 टाइप के कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, एक होता है इम्पोर्टेशन, सेकेंड कंजर्वेशन और थर्ड ऑगमेंटेशन। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तब इसको देखेंगे, और ये एक बहुत ही लेंदी चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स मान के चलिए, वायरसेस कुछ यूज होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, बैक्टीरिया यूज होते हैं, बैसिलस thuringiensis, फंजी यूज होते हैं, मेटारिजियम, बेवरिया। ये ऑल्सो इंक्लूड करते हैं कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट और माइक्रोब्स को, जैसे कि नीम के एक एक्सट्रैक्ट होते हैं आजाडिरेक्टिन, टाबाको के एक एक्सट्रैक्ट होते हैं निकोटिन। ये सब यूज करके पेस्ट को भी रेगुलेट किया जाता है। ये सब अल्टरनेटिव होते हैं
पेस्टिसाइड के। देखिए यहाँ पे ब्रीफली मैंने इंटीग्रेटेड फार्म पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक पोस्ट दे दिया है, अपने देख सकते हैं। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को क्या प्रमोट करने के लिए, दैट फोकसेस ऑन मैनेजिंग इंसेक्ट को मैनेज करेगा, वीड्स डिजीज थ्रू ए कम्बिनेशन ऑफ कल्चरल बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेजर्स। इसमें कल्चरल बायोलॉजिकल केमिकल मेजर्स को कम्बिनेशन करके एक अच्छी तरीके से करेगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इन्वायरमेंटली साउंड होगा, सोशली एक्सेप्टेबल होगा। तो ये आईपीएम क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो देखिए ग्लोबल पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। टोटल ऑल वर्ल्ड में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसको खाना खिलाने के लिए फूड की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि खाने के बिना तो कोई जी नहीं सकते। तो इसी वजह से फार्मर्स को क्या चाहिए, जो जितना तरह उसका लैंड है, उस लैंड में अगर 1 क्विंटल यील्ड हो रहा है, राइस हो गया या फिर व्हीट हो गया, तो वहाँ पे वो चाहता है कि 2 क्विंटल प्रोडक्शन ज़्यादा हो। मतलब 2 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हो या फिर कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ताकि वो फीड करवा सके अपने फैमिली को और उसके साथ वो कुछ मार्केटिंग भी कर सके। तो इसके लिए उसको बायोडाइवर्सिटी को भी देखना होगा। ये करते हुए उसको ये भी नज़र रखनी पड़ेगी कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, एनवायरनमेंट में नुकसान ना हो मेरे लैंड में प्रोडक्शन होते हुए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आईपीएम एक बहुत ही अच्छी मेजर्स है। आईपीएम एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है जो कि प्रोडक्शन को तो मैक्सिमाइज़ करेगा, उसके साथ-साथ लॉसेस को भी मिनिमाइज़ करेगा। जो इंसेक्ट है, वीड्स है, डिजीज है, इससे ये सबको मिनिमाइज़ करेगा। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स काम करते हैं, जैसे कि प्रिवेंट करता है इंसेक्ट को फील्ड में आने के लिए, मॉनिटर करते रहता है और इंटरवेन भी बीच-बीच में देता रहता है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो इसमें पॉइंट्स वगैरह नोटेड है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरी माइक्रोफ़ोन थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट कंप्यूटर की जो फ़ोन है, माइक्रोफ़ोन है, उसमें रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर बताना। साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं। इश्यूज़ यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, क्या-क्या इश्यूज़ फेस करना पड़ता है। पहले हम डिस्कशन करेंगे यूसेज साइड को लेकर, यूज़ को लेकर किस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो पहली बात तो ये हो गया, कई बार देखा गया है, अगर आप मान के चलिए एक स्टेट है केरला, जो कि इसमें बहुत सारे लिटरेट पीपल रहते हैं, फिर भी कई बार वहाँ पे इस तरह की हरकतें भी दिखाए जाते हैं कि जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, वो लैंड में अगर देखते हैं पेस्ट लगता है या फिर डिजीज इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो वो डायरेक्ट शॉपकीपर से जाकर शॉप से जाकर ले आते हैं पेस्टिसाइड्स और उसके बाद डायरेक्ट आकर अप्लाई कर लेते हैं फील्ड में। वो ये नहीं पढ़ते उसको, उसका यूसेज पैटर्न क्या है, किस तरह की यूज़ करना पड़ेगा, कितना डोजेस में यूज़ करना पड़ेगा, वो सब नहीं देखते। उनका जितना ट्रेडिशनल फॉर्म है कि अ, मान के चलिए 1 लीटर में हमें 2 ml डालना होता है, तो वो ऐसा नहीं करते, वो एकदम टांकी लाते हैं, टांकी में एकदम हर एक बोतल डाल देते हैं या फिर शॉपकीपर जो भी कहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करके उन्होंने वो डाल देते हैं और फील्ड में क्रॉप में उस पेस्टिसाइड को यूज़ कर देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, ज़्यादा क्रॉप यील्ड होने के बजाय क्रॉप लॉस हो जाता है। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। सेकेंड बात ये हो गया कि कई बार देखा गया है थ्रेशोल्ड लेवल से हमें क्या होता है, जब पेस्ट इंसिडेंट्स को मेजर करना होता है तो हमें जो जो एक्सपर्ट्स होते हैं तो वो देखते हैं थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा पेस्ट है या फिर नहीं। थ्रेशोल्ड लेवल कैसे मेजर किया जाता है, डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट होता है कि उनको प्लेट को डिवाइड करना पड़ता है कितने सेगमेंट में, और उसके बाद देखते हैं ऐसे एक सेगमेंट में उनका नंबर होता है 5, 10 या 30, इस तरह की कुछ अगर पेस्ट लगते हैं तो उनका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल रहता है, उसको थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं। अगर उससे ज़्यादा पेस्ट होते हैं तो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, अगर उससे ज़्यादा कम पेस्ट होते हैं तो हमें पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। उस तरह की कुछ कंडीशंस होते हैं, लेकिन फार्मर्स कई बार ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज अनदेखा कर देते हैं और जो भी उनके मन में आए सबसे जाकर ले आते हैं पेस्टिसाइड और उसको डाल देते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स होता है। उसके बाद इनअप्रोप्रिएट सिलेक्शन इन यूसेज टर्म्स, कई बार ये भी देखा गया है कि हमारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स में, किसी को फ्लूइड फॉर्म में यूज़ करना होता है, किसी के पाउडर फॉर्म में, किसी को फ्यूमिगेशन के फॉर्म में, तो इस तरह के कुछ होते हैं। लेकिन विदाउट प्रॉपर नॉलेज, विदाउट प्रॉपर
मतलब क्या उनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती इस बारे में, तो वो कुछ भी लाकर डाल देते हैं, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और उसके बाद और एक प्रॉब्लम ये होता है कि प्रोटेक्शन गियर ठीक से वो इस्तेमाल नहीं करते फार्मर्स वगैरह। नॉर्मली उनके सादे कपड़े में जो कपड़े पहनते हुए होते हैं उस कपड़े में जाकर डाल देते हैं पेस्टिसाइड। तो इससे क्या होता है, हेल्थ के ऊपर इश्यूज आ जाती है। ठीक है, कई बार होता है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बहुत ही टॉक्सिक होती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है बॉडी के ऊपर, हार्मफुल इम्पैक्ट होती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से फार्मर डेथ भी हो जाती है कई बार। तो ये प्रॉब्लम होती है। अब लास्ट बार ये होता है कि उनका रिलायंस हो जाता है ओनली रिटेलर के ऊपर और शॉपकीपर जो होते हैं उनके ऊपर। इनके रिटेलर क्या करते हैं, पर्टिकुलरली कितने सारे रिटेलर्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती, उनके सिर्फ उनका ब्रांड के ऊपर सफिशिएंट नॉलेज होता है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव, उन्हीं ब्रांड के ऊपर प्रॉपर नॉलेज होती है, बाकी सब मेडिसिन के ऊपर, बाकी सारे केमिकल कंपाउंड्स के ऊपर इतने सारे नॉलेज नहीं होता, तो वो ठीक से कुछ नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाते। लेकिन फार्मर्स वगैरह क्या करते हैं, फार्मर्स लोग जो होते हैं वो उस रिटेलर या फिर शॉपकीपर के ऊपर के नॉलेज के ऊपर रिलाय कर लेते हैं, जिसकी कामयाबी उनको भुगतना पड़ता है। तो इस तरह के कुछ यूसेज पार्ट में इश्यूज दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे रेगुलेशन साइड पे क्या प्रॉब्लम होती है। रेगुलेशन साइड पे देखिए, हमें आप मैंने आपको पढ़ाया पिछले स्लाइड में कि इंसेक्टिसाइड एक्ट आया था 1968 में। तो उसमें जो डेफिनेशन दिया गया है इंसेक्टिसाइड के ऊपर, वो थोड़ा वैग्यू डेफिनेशन है, मतलब उसका कुछ क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दिया गया है। जिसके वजह से क्या होता है, कई बार जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं प्रोडक्ट की, वो लूप होल ढूंढ लेते हैं। लूप होल ढूंढ के हर्बिसाइड एंड प्लांट जो ग्रोथ स्टिमुलेटर्स होते हैं, उनको मार्केट विथ अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स ले आते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड होता है, मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन उसको लूप होल में डाल के उसको ले आते हैं मार्केट में। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशंस क्यों लगा कि इस तरह की कंडीशंस हो रही हैं, क्योंकि जो नियरली महाराष्ट्र में फार्मर डेथ्स हुई पेस्टिसाइड की वजह से, उसको जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इस तरह की कुछ कंडीशंस देखने को मिले। ठीक है, ये एक का बात हो गई। तो सेकेंड बात ये हो गया कि जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है, इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर को कुछ ऐसा प्रोसेस है उसमें कि मैन्युफैक्चर एक कंपाउंड के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकता है, बना सकता है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, एक ही कंपाउंड का लाख लाख ब्रांड नेम यूज़ करके, ट्रेड नेम यूज़ करके लाख लाख पेस्टिसाइड्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, 2016 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट एक निकाली थी रिपोर्ट, जिसमें दिखा गया कि 28 पेस्टिसाइड मॉलिक्यूल्स रजिस्टर्ड हुए हैं इंसेक्टिसाइड एक्ट में, जिसको यूज़ करके उन्होंने 2.5 लाख पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स क्लियर कर लिए। इस तरह की कुछ मेल फंक्शंस भी होते रहते हैं, करप्शंस होते रहते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लिखा गया है ये लगभग 1 ईयर लेगा रजिस्ट्रेशन होने में, 1 ईयर लगेगा। लेकिन कई बार ना 1 ईयर से ज़्यादा लग जाता है, लगभग 8 ईयर्स तक भी स्ट्रेचेस हो जाता है, मतलब 8 ईयर्स भी लग जाते हैं एक प्रोसेस को, एक पेस्टिसाइड को क्लियर होते होते, उसकी रजिस्ट्रेशन होते होते। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो मैन्युफैक्चरर्स को इसके बीच भी टैक्स भी देना पड़ता है। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, जितने सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उसको बायो पेस्टिसाइड कह के नाम दे के उसको मार्केट में ले आते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, उनमें टॉक्सिक केमिकल होती है लेकिन उसका नाम होता है बायो पेस्टिसाइड। ये एक प्रॉब्लम दिखेगी है। तो और एक बात यह है कि मीट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में भी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स मॉलिक्यूल इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, लैक ऑफ प्रोविजंस फॉर पीरियडिक रिव्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड, जो भी पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड हो जाता है उसको देखा गया है कई बार ना उसका रिव्यू ठीक से पीरियडिक रिव्यू नहीं होता। तो क्या होता है, वही पेस्टिसाइड लगभग बहुत सालों तक चलती आती है और उसकी जो रेसिड्यूज इफेक्ट क्रिएट होती है वो बहुत ही टॉक्सिक होती है और बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट उसका झेलना पड़ता है। ये प्रॉब्लम होती है। और एक प्रॉब्लम होती है क्या, देयर इज़ नो रेगुलेशन ऑफ द पेस्टिसाइड्स एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन बाय डीलर्स। डीलर के द्वारा प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट को लेकर कोई भी रेगुलेशंस नहीं है। इवन 2020 में जो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल निकली थी उसमें भी कुछ इसके बारे में कुछ
क्लियर कट चीज़ें लिखा नहीं गया था, इसके बारे में इस बहुत कुछ साइलेंट थी। तो इसी वजह से एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन भी बहुत गलत तरीके से भी होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम दिखा गया है। तो थर्ड पॉइंट अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी और टेस्टिंग साइड को लेकर भी कुछ चैलेंजेस और इश्यूज देखने मिलते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एक्सटेंशन सर्विस में कुछ स्टाफ वगैरह ज़्यादा स्टाफ नहीं है, अंडर फंडेड है, अच्छा खासा पैसा भी वहाँ वहाँ नहीं मिलता, जैसे इसके वजह से लोग अच्छी तरह से काम नहीं करते। फ्यू इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स हैं हमारे, पेस्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को तो इंक्लूड कर लिया, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा कुछ सेंटर्स नहीं है। ओनली 35 सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया, जो कि एक डिमेरिट है। और उसके बाद एक्सटेंशन सिस्टम, फार्म एक्सटेंशन सिस्टम कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रही है। 2012 में NSSO रिपोर्ट के अनुसार ओनली 10% फार्मर्स ये जो फार्म एक्सटेंशन सर्विस से बेनिफिट हो रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस देखने मिलते हैं। टेस्टिंग साइड में क्या प्रॉब्लम होती है? गवर्नमेंट इज टू गिव गाइडलाइंस फॉर असेसिंग द पेस्टिसाइड्स इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। गवर्नमेंट को अभी तक गाइडलाइंस देना होता, गाइडलाइंस अभी तक गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस नहीं दिया है ऑन पेस्टिसाइड इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। पेस्टिसाइड का क्या इम्पैक्ट पर्टिकुलरली होता है, इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस नहीं है। मतलब कौन से पेस्टिसाइड में क्या टॉक्सिक केमिकल्स है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ह्यूमंस के ऊपर, इसके कुछ गाइडलाइंस नहीं है, क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, जिसके वजह से प्रोडक्ट्स इस तरह से ही यूज हो रहे हैं मार्केट में। तो सेकेंड बात ये है कि बायो एफिकेसी डाटा कलेक्टेड फॉर द पेस्टिसाइड इज वीक एज दिस टेस्ट आर कंडक्टेड एट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। ये जो बायो एफिकेसी डाटा मतलब क्या है? एक पेस्टिसाइड को अगर हम फील्ड में यूज़ करते हैं, उसका मतलब उसका इफेक्ट कितना आता है, वो किस तरह की इफेक्ट डालता है क्रॉप के ऊपर, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये सब चीज़ों के बारे में ना कुछ डाटा वगैरह हमें जो कलेक्ट करना होता है, इसको टेस्ट करना होता है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में। और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, जो लैंड वगैरह होता है वो बहुत बड़े बड़े लैंड होते हैं और उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है। ओवर एक्सप्लॉइट मतलब एक ही फील्ड में बार बार टेस्ट होता है। वही कई बार फंडिंग के वजह से, स्टाफ ना होने की वजह से इस तरह की कुछ कंडीशंस देखने मिलते हैं, जिसके वजह से डाटा सफिशिएंटली नहीं आ पाता। फिर क्या होता है, नेक्स्ट बात ये है कि ये जो हमारा एक्ट है, इस एक्ट के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन होता है वो एक सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल एक्ट है। तो इसके वजह से क्या है, स्टेट के पास कुछ ज़्यादा इसका प्रोविजंस नहीं है। स्टेट लैब्स में जो भी प्रोडक्ट आकर टेस्ट होता है, उसमें ओनली लेबल क्लेम्स किया जाता है। लेबल मतलब वो प्रोडक्ट में कितने परसेंटेज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, कितना केमिकल्स है, कितने कितने परसेंटेज में होते हैं। जैसे हमारे मेडिसिन्स वगैरह में आप देखे होंगे कंपोजिशन, उस तरह की स्टेट लेवल लैब्स में भी उसी तरह की कंपोजिशन सिर्फ टेस्ट करते हैं, बाकी सब चीज़ें टेस्ट नहीं होता, जिसके वजह से ये एक डिमेरिट हो जाती है। फिर 2020 बिल्स जो हुआ था, उसमें प्राइवेट लैब के बारे में बात किया गया था। प्राइवेट लैब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइवेट कुछ लैब्स को ये प्रोविजंस दिया था कि वहाँ पे भी टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है, फंडिंग प्रॉब्लम होती है, स्टाफ प्रॉब्लम होती है, जिसके वजह से ये काम भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता, करप्शन वगैरह भी बीच में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें होते हैं, इश्यूज क्रिएट होते हैं एक पेस्टिसाइड यूज़ में और पेस्टिसाइड रेगुलेशंस में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बैनिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स ऑर्डर्स 2020 में कुछ इंसेक्टिसाइड्स को बैन किया गया था। जैसे कि देखिए मई में 2020 मई में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कुछ ड्राफ्ट नोटिफाई किया था। उसमें 27 पेस्टिसाइड्स को इंपोर्ट करने से, मैन्युफैक्चर करने से, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ करने से बैन किया गया था। उसके रीजन हम नीचे पढ़ेंगे। पेस्टिसाइड क्या क्या इंक्लूड हुए थे, जैसे कि एसिपेट, अट्राजीन, बेनफ्लुराकार, ब्यूटाक्लोर, कैप्टन, कार्बोफ्यूरन, क्लोरोपाइरिफॉस, 2,4-D, डेल्टामेथ्रिन, मोनोक्रोटोफॉस, मेथोमिन, इस तरह की कुछ ये थोड़ा ज़्यादातर यूज़ होने वाला केमिकल्स है, तो ये सब उसमें भी इंक्लूड था। मालाथियन जो कि रिसेंटली क्लोटोस लोक्यूस्ट अटैक के लिए बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उसको भी इस पेस्टिसाइड के अंदर भी बैन किया गया था। रीजन भी कि क्या होता है, 3 ऑफ दिस पेस्टिसाइड पर्टिकुलरली नेमली मोनोक्रोटोफॉस, मेथोनिल एंड कार्बोफ्यूरन, ये बहुत ही टॉक्सिक केमिकल इसमें इंक्लूड होता है, जिसके वजह से इस रिसेंटली देखा गया है 2017 में जो फार्मर डेथ हुआ था महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया में,
इसी वजह से हुआ था, तो जिसके वजह से इसको बैन किया गया। तो सेकंड ये है कि मोनोक्रोटोफॉस जो होती है ये 112 कंट्रीज में बैन किया गया है, इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान। देखिए ऐसा नहीं कि कोई भी पेस्टिसाइड सिर्फ हमारे इंडिया में यूज होती है। एक केमिकल अगर फाउंड होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में भी यूज किया जाता है, और अगर 1 2 3 4 5 कंट्री में इसको बैन किया गया तो इसको इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है डिफरेंट कंट्री का कि हम भी उसके ऊपर रिव्यू करें, उसके ऊपर कुछ क्या इन्वेस्टिगेशन करें कि एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों इसको बैन किया गया। तो इसी वजह से अलग कंट्री में भी इसका इम्पैक्ट देखकर उसको बैन किया जाता है, तो इसी वजह से इंडिया में भी बैन किया गया था। सम ऑफ द अदर्स इन द लिस्ट सच एज क्लोरोपाइरिफॉस, क्विनालोफॉस, थीराम, जिनेब, ये सब भी एक्सट्रीमली हार्मफुल होने की वजह से इसको यूरोपियन यूनियन में भी क्या बैन किया गया था और इंडिया में भी बैन किया गया इसी वजह से। और बिटवीन 1970 टू 2015 इंडिया ने पर्टिकुलरली 34 इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट्स को बैन किया, 7 को विथड्रॉ किया और 13 का यूज को रिस्ट्रिक्शन किया। ठीक है, अब तक हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, कैसे बेनिफिट क्या है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है, इसका इश्यूज क्या है। अब हम पढ़ेंगे वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में हम क्या पढ़ते हैं, किस तरह की सजेशंस हम दे सकते हैं इसको टैकल करने के लिए। तो पहले बात यह है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ऑल स्टेक होल्डर्स इन सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड। जो सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन कमेटी में भी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स का यूज होना चाहिए, मतलब registration committee should be allowed to take into account experience of other countries with the pesticide under review। मतलब अलग अलग कंट्रीज में जो रिव्यू होने के लिए जो पेस्टिसाइड का रिव्यू होता है, उस रिव्यू में जो भी चीज़ें निकलता है, जो भी आउटकम होता है, उसको लेकर हमारे कंट्री में भी उस चीज़ों के ऊपर रिव्यू होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इसका इसका पर्टिकुलरली यूज होना चाहिए। फिर नीड टू ब्रिंग प्रैक्टिस ऑफ री रजिस्ट्रेशन आफ्टर प्रॉपर परफॉर्मेंस रिव्यू। एक रिव्यू होने के बाद, प्रॉपर रिव्यू होने के बाद उसको री रजिस्ट्रेशन में डालना चाहिए होता है। अगर डालना होगा तो ये अच्छा होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। फिर नीड टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एंड रिव्यू कमेटी एक होना चाहिए, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स होने चाहिए डिफरेंट सेक्टर से, जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी एक्सपर्ट होने चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री में एक्सपर्ट होने चाहिए कुछ लोग, पब्लिक हेल्थ में एक्सपर्ट उसमें रिव्यू कमेटी में होना चाहिए। इस तरह की करके रिव्यू स्टडीज होना चाहिए। फिर there is a need to introduce much needed human health risk assessment component इसमें जरूर होना चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड का अल्टीमेट इम्पैक्ट आता है हमारे ह्यूमन के ऊपर। एनवायरनमेंट बैड होगा तो ह्यूमन के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और डायरेक्टली भी ह्यूमन के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कंटामिनेट होगा वाटर एयर तो अल्टीमेटली ह्यूमन के ऊपर ही इम्पैक्ट आएगा। और ह्यूमन की जो वैल्यू है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन ही तो है जो कि दुनिया ठीक से चलाता है, मतलब ठीक से दुनिया में सब कुछ करता है। तो ह्यूमन हेल्थ एक बहुत बड़ी मच नीडेड कैटेगरी में आता है, इसको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद एफएसएसआई का एक रोल यहाँ पे आता है कि ये एक काम कर सकता है। हमारे जितने सारे फूड होते हैं जो कि एफएसएसआई में रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यूज को का एक मतलब उसको एक क्या कहते हैं उसको, एफएसएसआई को एक रजिस्टर मतलब एक सीट बनाना होता है, एक डाटा में उसको ये मेंशन करना पड़ता है कि कौन सी फूड में पेस्टिसाइड रेसिड्यूज कितना मैक्सिमम लिमिट तक रहेगा, ये इसको डिसाइड करना चाहिए। फिर मोर अटेंशन मस्ट बी पेड टू कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट के ऊपर भी अटेंशन देना होता है। फिर नीड टू एस्टेब्लिश ए रोबस्ट सिस्टम ऑफ ग्रेवियंस रिड्रेसल के लिए और कॉम्पेंसेशन के लिए भी कुछ खास सिस्टम होना चाहिए इसके ऊपर। फिर गवर्नमेंट को इस तरह से करना चाहिए कि जो भी कंपनी वगैरह पेस्टिसाइड प्रोवाइड करते हैं, पेस्टिसाइड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको ये करना होगा कि वो प्रोटेक्शन गियर भी उसके साथ फ्री दे, कि कॉम्प्लीमेंटरी दे। इसके साथ क्या होता है कि जो हेल्थ रिस्क असेसमेंट काफ़ी अच्छी तरह से हो सकता है, और फार्मर्स वगैरह इसको यूज़ करके बेनिफिट भी पा सकते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं कि पेस्टिसाइड मस्ट बी रेगुलेटेड, उसको ड्रग की तरह रेगुलेट करना चाहिए। जैसे कि उसको डायरेक्टली हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते,
क्योंकि ये सब प्रमोट होता है कि इसके ओवर यूज होता है और मिस यूज होता है, जिसको हमें रेस्ट्रिक्शन करना है। फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन बी रोप्ड इनटू प्रोवाइड वाइटल एडवाइस टू द फार्मर्स। मतलब स्टेट गवर्नमेंट में जितने सारे एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जितने सारे पेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो फार्मर्स को टाइम टू टाइम वाइटल एडवाइस दें, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करे, रिसर्च करे फील्ड के ऊपर, ये सब चीज़ें होना चाहिए। फिर एक्सटेंशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए विद द सपोर्ट फ्रॉम कृषि विज्ञान केंद्र और आईसीएआर एक्सटेंशन सिस्टम को हेल्प करना चाहिए। अदर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी टोल फ्री हेल्पलाइन सिस्टम, ये सब अच्छी तरह से एक्टिवेट होना चाहिए। फिर इंटरनल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी डिपेंड्स होना चाहिए। आजकल सब लोग इंटरनेट के ऊपर इतना रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं, इंटरनेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि कुछ वैलिड इन्फॉर्मेशन और कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन इस चीज़ों के ऊपर दिया जाए फार्मर्स को, ताकि वो हेल्पफुल बन सके ये सब चीज़ें। देयर इज नीड टू प्रमोट सस्टेनेबल टेक्निक भी प्रमोट होना चाहिए, जैसे कि फेरोमोन ट्रैप की यूज हो गया, मैरीगोल्ड बॉर्डर्स लगाने से भी ये इंसेक्टिसाइड के काम करते हैं। सपोर्टिंग लोकल पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट नेचुरल प्रिडेटर्स लाइक बर्ड स्पाइडर, ये सब यू हेल्प करते हैं पेस्ट को, बहुत सारे पेस्ट को की पॉपुलेशन को मिनिमाइज करने में। ये सारी चीज़ों को भी प्रोमोट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका वे फॉरवर्ड। इसके साथ हमारा इंसेक्टिसाइड सॉरी पेस्टिसाइड का चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे लगता है मैं हर एक चीज़ों की तरफ से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में इसको कंप्लीट कर पाई हूँ। क्या बेनिफिट, क्या हार्मफुल इफेक्ट, इसका सजेशन क्या होना चाहिए, यूपीएससी में जिस पैटर्न की क्वेश्चन आता है इसको हर एक चीज़ों में मैंने कवर किया है। तो आप क्वेश्चन को देखकर उसी हिसाब से आंसर राइटिंग है प्रैक्टिस करना। तो मेरी वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।